हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। हम लेके आए हैं स्पेशल क्लासेस। कल हम माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज़ 1 डिस्कस किए थे, आज सीरीज़ 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपसे एक विनय है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत में लगे हैं, अच्छे से अच्छा बेटर देने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए बेटर से बेटर क्लासेस लेके आए हैं। अभी हम 10 तारीख से और स्पेशल क्लासेस लेके आने वाले हैं जो लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो 10 तारीख से हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो अभी 2025 में एग्ज़ाम होने वाली एग्ज़ाम में कुछ संभावित क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ 2। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आते हैं तो कृपया करके सभी लोग आंसर ज़रूर करें, क्योंकि ये एक आपका ब्रेन टेस्ट है। ठीक है, तो ये आपके लिए टेस्ट लेके आए हम ताकि आपका जो ब्रेन होगा वो एनालिसिस हो सके। ठीक है, तो हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप एक लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है, एक सारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं तो हम आपके लिए बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश तो कर ही रहे और बेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि 10 तारीख से हम और भी स्पेशल जो संभावित क्वेश्चन है वो लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो आज जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 60, लेग फेस इज़ नॉन अस। ठीक है, तो जैसे हमने पूरा पढ़ा था ग्रोथ ऑफ कर्व, तो इसकी जो टॉपिक्स भी डले हुए, टॉपिक वाइज भी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो आप वहाँ जाके भी विजिट करके देख सकते हो, क्योंकि जो ग्रोथ ऑफ कल्चर मीडिया मैंने पूरा इंक्लूड करके मेंशन करके डला हुआ है। ठीक है, उसमें पूरा एक्सप्लेनेट है। तो इसमें भी हम बहुत सारे 100+ क्वेश्चन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप पेन कॉपी लेके नोट करते रहें। ठीक है, हर एक चीज़, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो हम लोग देख चुके हैं ग्रुप 2022 और 23 में भी। तो क्या है, वो एक MMLT लेवल का आ रहा है। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल, BMLT को तो बेसिक समझ लिया है, इसलिए वो MMLT के क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ समझ में ही नहीं आते। तो इसमें हम नोट करने वाले हैं कि लेग फेज इज नॉन ऑस। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ग्रोथ ऑफ कर्व है उसमें 4 फेज होते हैं, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। लेकिन अब ये क्या पूछ रहा है, और क्योंकि एक लेवल हमें आगे ही जाना है। ठीक है, अभी तक तो हमें लेग फेस में क्या होता है और जो नॉर्मली बेसिक नॉलेज है वो क्या है, लेग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और डिक्लाइन फेस होगा, डेथ फेस। 4 फेस होते हैं, लेकिन हमें इतना तो पता है, लेकिन इसमें क्या क्या होता है वो भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लेग फेस में क्या होता है, लॉग फेस में क्या होता है, स्टेशनरी फेस क्या चीज़ है और डिक्लाइन फेस क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये उससे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसके फंक्शन के हिसाब से नाम रखा जाता है, तो हम इसमें देखने वाले हैं। और ठीक है, ऑप्शन तो आपको, आंसर तो आपको दिख ही रहा है कि आंसर क्या आ रहा है, पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट। ठीक है, पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट। अब ये क्यों आया? ठीक है भाई, इस बार लेग फेस पूछा है तो लोग फेस भी पूछ सकता है, स्टेशनरी फेस भी पूछ सकता है, डिक्लाइन फेस को भी अलग अलग नामों से पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें एक समझना है, अच्छे से समझना है, तो ही आप सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर करवाना नहीं है, आपको सिखाना है कि इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हमें किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, क्योंकि लेग फेस की जगह लोग फेस भी डाल सकता है, स्टेशनरी फेस भी डाल सकता है। तो अब हम उसको कैसे जाने, देखो, अगर कहीं पर भी आपको समझ में आ गया, जैसे पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट मतलब यहाँ पर नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा वो एक ऐसा पीरियड जिसमें इनिशियल मतलब अपना भोजन लेकर वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, खा पी के वो मोटे हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि लेग पीस में बैक्टीरिया सिर्फ खा पी कर मोटे होते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तो इसमें यही पूछा गया था। अब सेकेंड बी में क्या पूछ लिया, उसमें ट्रांजिशनल पीरियड। अब ट्रांजिशनल पीरियड में कौन सा आता है अपना, स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज में क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट भी रुक जाता है और उसका मल्टीप्लिकेशन भी रुक जाता है और लेवल हो जाता है, स्टेबल हो जाती है कंडीशन। ठीक है, तो एक ट्रांजिशनल फेज हो गई। अब जनरेशन टाइम क्या होता है, जो बैक्टीरिया
जैसे डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है, तो जनरेशन टाइम किसको बोलते हैं? तो डिवाइडेशन टाइम को बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया पनपते उसको बोलते हैं। तो उन जो जनरेशन टाइम हम उसको बोलते हैं जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। जैसे वो डाटर सेल से किस में कन्वर्ट होती है, वो सॉरी मदर सेल से डाटर सेल्स में कन्वर्सेशन होती है, उस समय को बोलते हैं जनरेशन टाइम। हमेशा ये क्वेश्चन एकदम घुमावदार से पूछा गया कि जनरेशन टाइम किसको बोलते हैं, कि जो खा पी कर मोटे हो रहे हैं उसको जनरेशन टाइम बोलते हैं, जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं उसको बोलते हैं। तो बैक्टीरिया जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि 24 घंटे के बाद डबल से इंजेक्शन लगवाने आना, 48 घंटे बाद आना, मतलब वो ऐसा वो घंटे और का तो नहीं बोलते, लेकिन वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद ऐसे वो डे डिसाइड करते हैं। तो वो डे क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि जो उसका मल्टीप्लिकेशन टाइम होता है, ठीक है, अब उनको पता है कि जैसे मलेरिया है, मलेरिया कितना 24 घंटे के बाद या 48 से 72 घंटे बाद वो वापस अपना साइकिल चलाता है, ठीक है, अपना एक साइकिल रिपीट करता है। तो क्या होता है, अगर किसी किसी के अंदर जैसे कि मलेरिया का इंजेक्शन लगा के वो चले गया, अगर वो रिटर्न नहीं आता है तो वो क्या करेगा, वो इनहिबिटेड करके तो रखेगा थोड़ी दिन के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि वो ड्रग्स क्या करेगा, उसको इनहिबिटेड करके रखता है, लेकिन जब उसका टाइम आउट हो जाता है तो वापस से वो अपना रिसाइकलिंग शुरू कर देता है और डबल से हमको बुखार आ जाता है। इसीलिए वो बोलता है कि आपको 1 दिन बाद और दिखाना है, ठीक है, वो ऐसे पैसे कमाने के लिए नहीं बोलता, वो इसी चीज़ के लिए बोलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब जनरेशन टाइम का मतलब होता है, आप लोगों ने पढ़ा था कि उसका क्या होता है, उसका विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। तो मदर सेल से डाटर सेल्स में जब कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, डिवाइडेड होता है। जैसे बैक्टीरिया में कौन सा विभाजन होता है, बाइनरी विभाजन, द्विविखंडी हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछले एमसीक्यूज में हमने पढ़ा था कि बाइनरी बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो बाइनरी फ्यूजन का वो बैक्टीरिया 1 का 2 हो रहे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे, मतलब 1 का 2 हो रहे, तो उसी टाइम को बोलते हैं जनरेशन टाइम, ठीक है। नॉन ऑफ द आंसर तो इसका आने वाला नहीं है, तो इस तरीके से समझना है हमें। जनरेशन टाइम क्या चीज़ है हमारा, मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं, वो 1 का 2 नहीं, अब वो क्या हो जा रहा है, जो मदर सेल से वो डाटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसी चीज़ को बोलते हैं जनरेशन टाइम। जैसे टीबी का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का उसका 20 आवर्स, वो 20 घंटे में अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो 20 घंटे में वो क्या करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 20 घंटे का उसका जनरेशन टाइम है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़े। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप डिस्प्ले के ऊपर आता है तो आप ज़रूर उसका आंसर ज़रूर करें, तो हमें भी लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिप्लाई कर दिया करें तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अधिकतर अभी लगभग कम से कम 3000 व्यूज़ हो गए, और सब्सक्राइब अभी 500 प्लस भी नहीं है, ठीक है। अगर 3000 में से 300 भी करते तो अभी लगभग 1000 भी करते तो अभी 1000 सब्सक्राइब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखें तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। 3000 विजिट हो चुके चैनल पे, तो आप लोग थोड़ा समय, आपका कीमती समय जो हम लेना चाहते हैं, हम तो आपको पूरा दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। कि बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे तो आपको उसको पे करना होता है, लेकिन हम जो सीरीज़ लेके आ रहे हैं, आपका जो फ्री सिलेक्शन लेके आ रहे हैं, ठीक है, फ्री में आपका सिलेक्शन लेके आ रहे हैं हम लोग, तो इसलिए आप भी थोड़ा दया दृष्टि बनाए रखें। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। द ग्रोथ इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड इन टर्बीमेट्रिक मेजरमेंट, ठीक है। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो वो कुछ का कुछ और मीनिंग निकलता है कि वृद्धि, ठीक है, इसके ये वृद्धि को सामान्य टर्बीमेट्रिक माप के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, इसका हिंदी भी सही है। तो कौन सा मतलब जो नीचे दिए ऑप्शन में कौन सी चीज़ आएगी, क्या होती है इसमें, द ग्रोथ इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑफ टर्बीमेट्रिक मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सेल्स पर ml, क्यूबिक पर mm, ऑप्टिकल डेंसिटी या mg/n पर ml, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें तो इसमें क्या, टर्बिडिटी एक शब्द ऐसा पकड़ो कि टर्बीमेट्री। अब टर्बीमेट्री क्या होता है, उसकी सांद्रता चेक करते हैं, ठीक है। अब वो टर्बाइन है, कितना गाढ़ापन है, तो ये सारी चीज़ें किससे हम लोग करेंगे, कैसे, तो उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसी से तो नापेंगे भाई, ml और जो मेजरमेंट बोला गया है, ठीक है। टर्बीमेट्रिक का मतलब होता है जैसे कि उसके अंदर कितने बैक्टीरिया घुले हुए हैं। अब बैक्टीरिया घुले हुए तो बैक्टीरिया उसकी क्या बढ़ा रहे, डेंसिटी,
भाई जैसे हम कोई पानी में अगर नमक डालेंगे तो नमक पानी की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ना, पानी की सांद्रता को बढ़ाएगा। इसीलिए अगर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें द ग्रोथ ऑफ नॉर्मली एक्सपेक्टेड, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सेल्स के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं, या एनी लिक्विड, जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर ऐसा देखो, कन्फ्यूजन के लिए कुछ वर्ड उसमें डालते नहीं है, तो उन बैक्टीरिया को हम किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का यही मतलब है। हालांकि अगर देखो पूरा सीधा सीधा दे देता तो आप उसको फट से लगाते हो, ऑप्टिकल डेंसिटी लगा देते हो, ठीक है। कुछ बच्चे क्यूबिक पर एम में भी जाएंगे, mg पर एम में भी जाएंगे, सेल पर एम में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओबीसी सेल्स की बात हो रही है, लेकिन सेल्स के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स क्या के अंदर क्या लिक्विडेशन होता है, तो उसी चीज़ के टर्बीमेट्रिक मेजरमेंट किससे नापते हैं हम लोग, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या होता है, उस जो भी, जैसे अभी मैंने बताया वाटर का एग्जांपल दिया कि अगर वाटर में हम लोग नमक डालेंगे तो नमक क्या करेगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर किसी भी लिक्विफिकेशन में, ठीक है, अगर बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे तो हम उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो अगर उसके उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो कुछ टर्बाइड देंगे ना, टर्बाइड देंगे कि नहीं, कुछ ऐसा हमको एक भूरा भूरा दिखेगा, ब्राउन दिखेगा, कुछ तो कलर दिखेगा, तो उसी मेजर उसको उसकी जो मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे, तो ऑप्टिकल डेंसिटी की, ठीक, डेंसिटी का पता लगाएंगे ना हम लोग, ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आने वाला है, सी इसका राइट आंसर है, जिसका भी सी आया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी पिछले लेक्चर में बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मंसूरी जी ने, ठीक है, अशरीफ जी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो सभी लोग, ठीक है, करण मोहे, तो ये सारे स्टूडेंट, इससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन होगा वो एनालिसिस होगा, ठीक है। तो आपका ब्रेन एनालिसिस कर लो, ये जो 15 दिन बचे उसको आप ब्रेन एनालिसिस में लगा दो, ताकि आपको जो 3 घंटे मिलेंगे उसमें आप परफेक्ट तरीके से उसको सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से समझे, कोई भी यहाँ पर मेजरमेंट अच्छे से समझना कि ये क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही घुमाने लायक के होते हैं, लेकिन आप उसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। भाई यहाँ पर अगर पूरा पूरा दे देता, सेल्स भी दे देता कि सेल, या लिक्विड दे देता कि किसी लिक्विड में बैक्टीरिया की मेजरमेंट, जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, या किसी लिक्विड में बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसको कैसे नापेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का उन्होंने क्या, वो यही तो चाहते कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाएं। तो मैं आपको यही सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम फाइट के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन घुमाए होते हैं, कुछ शब्द नहीं डालते, लेकिन उसका मीनिंग हमें निकालना होता है। तो द ग्रोथ ऑफ नॉर्मली, इसमें देखो कैसा क्वेश्चन बना है, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तो उसका मतलब नहीं निकलता है। हालांकि हम उसमें टर्बीमेट्रिक मेजरमेंट, अगर ये सारी चीज़ें देखो, ग्रोथ इधर तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमको टर्बी डायमेट्रिक मेजरमेंट, अब टर्बी डायमेट्रिक मतलब जो टर्बिडिटी होगी लिक्विड के अंदर, अब लिक्विड के अंदर टर्बिडिटी क्यों होगी, बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे तो उसमें कलर आएगा, ठीक है, ब्राउन कलर देगा, येलो कलर देगा, और वगैरह वगैरह जो कलर आएंगे, तो उसी चीज़ को हम ऑप्टिकल डेंसिटी द्वारा नापेंगे। तो सी इसका राइट आंसर। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर करें, कितना टाइम लगता है कमेंट्स करने में, ठीक है, एक ज़रा टाइम लगेगा आपका। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मैं सभी के आंसर देखता हूँ कि कौन कितना रिप्लाई करता है। इसमें क्या पूछ लिया, द इन द एक्सपोनेंशियल फेज द सेल एंड शेल मास, ठीक है, घातीय चरण में कोशिकाएं और कोशिका द्रव्यमान, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ लिया, इसमें भी मेजरमेंट ही पूछा है, इसमें सिर्फ समझने वाली बातें हैं। अगर सिर्फ सेल काउंटिंग पूछता तो क्या चीज़ आता है, ठीक है। इसमें क्या पूछा, घातीय चरण में कोशिकाएं और कोशिका द्रव्यमान नापना ही है इसमें, ठीक है। तो नापने में को उस चीज़ को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि क्या पहले बढ़ेंगे और घटेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। हमने अलग अलग फेज पढ़ा है, या डिक्रीज हो जाएंगे या आर कंटेंट, इसमें दोनों चीज़ें बताना है, ठीक है, मेज़रमेंट करना है इसमें, ठीक है, दोनों रेट बताने हैं। तो देखो दिमाग लगाएंगे तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप श्योर हो जाओ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक। इतने कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो लेवल है बहुत हाई लेवल के हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो 2025 का जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है बहुत ही टफ बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा है, दिक्कत ये, इसलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आने वाला। तो आप अच्छे से इसको पढ़ो और सीखो, ठीक। तो इसका आंसर आपके हिसाब से लगाओ कि आपके हिसाब से क्या होने वाला है। इसके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो तो उसका आंसर वही मिल जाएगा। क्वेश्चन में आंसर छुपे होते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आंसर छुपे होते हैं, बस ढूंढने वाले होना चाहिए,
हम आपको यही सिखा रहे हैं। बस मेरा तो एक ही उद्देश्य है, आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर कैसे ढूंढा जाए, किस तरीके से समझा जाए। भले 4 ऑप्शन में नहीं बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4 ऑप्शन यहाँ एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ। मैं आपको एक ही चीज़ बताने आया हूँ कि जो प्रश्न आते हैं उसको हम किस तरीके से हैंडल किए जाए। ठीक है, तो देखो इसमें 2 चीज़ें पूछी गई है। क्या चीज़ें पूछी गई है? 2 चीज़ें। इसमें सेल्स भी देखना है और उसका, ठीक है, कोशिका सेल्स भी देखना है और उसके साथ साथ उसका द्रव्यमान भी देखना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा चरण होगा? तो ये देखो फर्स्ट इंक्रीज और फर्स्ट डिक्रीज, ये कोई बात ही नहीं होगी। डिक्रीज, हाँ, सी वाला इसका आंसर हो सकता है कि आर कंटेंट। अब आर कंटेंट मतलब एक ही चीज़ इसमें बताया गया। ठीक है, या तो सेल हो सकता है या सेल मास हो सकता है। तो इसमें इसका जो डबल एट कांस्टेंट है इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें दे दी गई ना, द सेल्स एंड द सेल मास। ठीक है, घातीय चरण में कोशिकाएं, ठीक है, कोशिका के बारे में पूछा गया और द्रव्यमान। तो वो अब यहाँ पर रेट भी लिख दिया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि आप जानबूझकर कन्फ्यूज़न और कुछ भी लगा के आ जाओ। इसमें अधिकतर लोग डिक्रीज और इंक्रीज करके आ जाएंगे, या कोई आर कंटेंट करके आ जाएगा। ठीक है, मतलब डिक्रीज, अकेला डिक्रीज कोई नहीं करेगा, तो वो सोचेंगे कि डबल एट कंस्टेंट रेट। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ों को मेजरमेंट की गई है। जो एक्सप्लोजिव फेज़ है, ठीक है, एक्सपोटेंशियल फेज़ है, उसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें सेल्स भी और उसका द्रव्यमान भी है। ठीक, तो इसका डी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट्स करते जाओ, जैसे आपका डिस्प्ले आया, डिस्प्ले पे क्वेश्चन आया, आप उसको आंसर करो। ठीक, इसमें क्या आ गया है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ कैन बी कैरी आउट बाय मेजरिंग। ठीक है, क्वेश्चन इजी आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन घुमावदार आते हैं। हालांकि देखो ये जो MMLT लेवल के क्वेश्चन है तो हम लोग BMLT में ना कभी सुने थे और ना ही कभी पढ़े थे। हमने सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़े हैं, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ में हमने इसे 4 चीज़ें, और 4 चीज़ों में क्या होता है, इससे आगे हम लोग गए नहीं। ठीक है, लेकिन हम आपको उसके आगे भी ले चलते हैं। ठीक है, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ में जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें 4 फेज़ होते हैं, लेग फेज़, लॉग फेज़ और स्टेशनरी फेज़ और डिक्लाइन फेज़। तो इसी के ऊपर जो क्वेश्चन भी बन रहे हैं वो इसी के ऊपर से बन रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया कैन बी कैरी आउट बाय मेजरिंग। ठीक है, कि जीवाणु वृद्धि का मात्रक माप किया जा सकता है, तो सेल काउंटिंग के द्वारा, सेल मास के द्वारा, सेल एक्टिविटी के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव। अब आप समझ गए होंगे, देखो मेरे पढ़ाते पढ़ाते आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, मैंने लेग फेस में क्या बताया था कि उसमें खा पी कर डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट होंगे तो सेल मास मतलब बैक्टीरिया का भार भी बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा ना। तो ये तो फर्स्ट वाला आ गया, फर्स्ट में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना फर्स्ट में। और उसमें क्या होगा, वो डेवलपमेंट भी करेंगे, और डेवलपमेंट कर रहे तो क्या उसकी एक्टिविटी होगी। ये क्वेश्चन इस तरीके से समझना है। ठीक है, इसका, क्योंकि जो अधिकतर बच्चे गलत लगा रहे होंगे, मुझे पता है कि बच्चे गलत लगा रहे होंगे, लेकिन देखो इसको कैसे समझे हम। इसमें क्या पूछा गया है, जैसे हम फर्स्ट वाले फेज की बात करते हो, फर्स्ट वाले फेज में क्या होता है, लेग फेज में क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, उसमें बॉडी डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, अब बॉडी डेवलपमेंट हो रही है मतलब कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो सेल्स एक्टिविटी हो रही है ना, फर्स्ट फेज में सेल्स एक्टिविटी हो रही है। ठीक, और उसके साथ साथ वो क्या, अब एक्टिविटी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका भार भी बढ़ रहा होगा, सेल मास भी बढ़ रहा होगा कि नहीं। तो बी भी इसका आंसर होने वाला है। और ठीक है, अब ये तो पूरी बैक्टीरियल ग्रोथ का पूछ रहा है ना, उसमें एक ही फेज़ का थोड़ी पूछ रहा है, चारों फेज़ का को मिला के पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन बना है वो 2 फेज़ को मिला के बना है। तो पहले फेज़ में तो बिल्कुल सेल एक्टिविटी भी होगी और सेल मास मतलब भार वजन भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरे फेज़ में हम लॉग फेज़ की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगा, मतलब सेल काउंटिंग भी बढ़ेगी उसमें। ठीक है, तो इसके तीनों आ गए, तो इसका जो राइट आंसर आया हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दीज जो दिए गए वो सभी इसके राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से और इसमें कुछ चेंजेस आ सकती है, तो आप उसमें घबराए नहीं, बस एक शालीनता से, क्योंकि माइक्रो ही एक ऐसा चीज़ होता है जिसके सिलेक्शन रोक लेता है, क्योंकि माइक्रो बहुत टफ आ जाता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए तो हम माइक्रो को प्रायोरिटी दे रहे हैं। बस आप बने रहे चैनल के साथ। ठीक है, हम ऐसे ही अच्छे अच्छे MCQs लेके आएंगे जो संभावित हो और आते ही है, क्योंकि आज तक रिकॉर्ड है मेरे। ठीक है, मैंने 4 एग्ज़ाम दी, चारों में मेरे माइक्रो में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं गया है। ठीक है,
इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के ऑब्जेक्टिव नहीं गलत गए तो आपके भी नहीं जाने दूंगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है, ठीक है, वो तो ऑल ऑफ दिस अबव है। ठीक है, तो आप लोग भी करते रहो, आप भी ऐसा सोचो, क्योंकि माइक्रो देखो, आप माइक्रो में सिखाऊंगा, आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि माइक्रो से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत ना जाए। जितने भी नंबर का माइक्रो, सबसे ज़्यादा नंबर माइक्रो से ही पूछते हैं, ज़्यादा नंबर माइक्रो से आते हैं, और सिलेक्शन भी माइक्रो ही दिला जाता है। क्वालिफाई तो हो जाते लेकिन सिलेक्टेड नहीं हो पाते बच्चे। ठीक है, वो माइक्रो 1 2 3 नंबर से रुक जाते हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, माइक्रो में हम है। ठीक है, हम है तो दम है, बस आप चलते रहो। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्ट एक्ट बाय डिस्ट्रप्टिंग माइक्रोबियल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं जितने भी कीटाणुनाशक है उसमें सूक्ष्म जीवों की झिल्ली को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, कार्य करता है जो भी है। कौन है उसमें, कैटायन, डिटर्जेंट, हेलोजेंस, हेवी मेटल्स या एल्डिहल। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होने वाला है, और फट से इसका सभी आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे व्यूज़ करें वो जितने क्वेश्चन है उनका आंसर ज़रूर करें। ठीक है, आंसर करने का एक ही उद्देश्य हमारा कि आपको, आपका जो ब्रेन होगा वो एनालाइज होगा। और मैं डबल डबल एक ही बातें इसलिए बोलता हूँ ताकि जो आपके अंदर जो नेगेटिव्स है, ठीक है, जो आंसर नहीं है वो क्या हो जाएगा, बाहर, नेगेटिव जो चीज़ है वो बाहर कमेंट्स में डाल दो उस चीज़ को, और फिर यहाँ से जो आंसर मिलेगा, मतलब पॉजिटिव चीज़ मिलेगी, वो आपके दिमाग में रख लो। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, सिंपल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटाणुनाशक सूक्ष्म जीवों की झिल्लियों को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ तक कुछ चीज़ें ऐसे आती है कि हमें समझ में नहीं आती, लेकिन इसका जो, इसको सिंप्लीफाई करके हम जब देखेंगे कि जो नीचे दिए गए ऐसे जो कीटनाशक है जो सूक्ष्म जीवों की झिल्लियों को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये तो इजी है, तो हम इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखो। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक सूक्ष्म जीव झिल्लियों को नष्ट करने का काम करेंगे। अभी तक सबको कमेंट्स आ जाना चाहिए था, कमेंट्स बिल्कुल भी बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग आप लोगों से एक ही चीज़ें तो चाहते हैं, ठीक है, कि एक सब्सक्राइब, लाइक्स एंड जितने भी हमारे क्वेश्चन है उसके कमेंट्स करो। ठीक है भाई, आपको अदर्स प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। हम दिन रात लगे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज़ दें। ठीक, तो आप भी अपना योगदान दें, हम तो अपना योगदान पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी निष्ठता के साथ कर रहे हैं। तो आप भी अपना कर्तव्य समझकर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दिया करें, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता जाता है और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट डालते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सोचो क्या हो सकता है, कैटायन, डिटर्जेंट्स, हेलोजेंस, हैवी मेटल्स और एल्डेहन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि उसकी झिल्लियों को, मतलब मेम्ब्रेन को नष्ट करता है। तो हम जैसे नॉर्मल जो डिटर्जेंट है, ठीक है, हम जो 10% डिटर्जेंट या 70% नॉर्मली जो डिटर्जेंट का यूज़ कहाँ करते हैं, हम इसको रूटीन ऑटोक्लेव को क्लीन करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं, रूटीन ऑटोक्लेव को क्लीन करने के लिए हम डिटर्जेंट से उसको धोते हैं। लेकिन अब देखो उसमें क्यों धोते हैं, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उसके स्पोर्स भी कभी कभी क्या हो जाते हैं उसमें उसमें ऑटोक्लेव में रह जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हेलोजन क्या है, ये तो एक आयोडीन है, लवणीय पदार्थ है ये। ठीक है, और हेलोजन का और का काम होता है ब्लड को, जैसे आपने हेलोजन मतलब क्या क्या, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो क्लोरीन की गोली, क्लोरीन का पाउडर आपने सुना होगा। हेलोजन का बता रहा हूँ मैं, हेलोजन के ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं हेलोजन के बारे में। ठीक है, तो हेलोजन क्या है, एक लवणीय पदार्थ, ये भी कीटाणु को ये भी डिसइंफेक्टेंट में काम आता है। ठीक है, अब लवण की बात आ गई तो हमारा जो स्वेट होता है, पसीना आता है, वो भी खारा खारा होता है ना, जब आप हार्ड मेहनत करते होंगे तो पसीना आया होगा। तो आप कभी कभी आपने टेस्ट किया होगा पसीना। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको पता होगा, जो नॉर्मली हवा पंखे में ऐसे में रहते हैं वो तो क्या जाने मेहनत का स्वाद। ठीक है, तो पसीना क्या होता है, एकदम खारा खारा होता है। ठीक है, तो वो क्या खारा खारा हमारा जो स्वेट होता है, ठीक है, स्वेटिंग एकदम नमकीन होती है। क्यों होती है वो, ताकि जो हमारी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया आए उसको वो किल कर सके। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया को किल कर देता है वो खारापन। ठीक है, तो हेलोजन डिसइंफेक्शन में भी यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है, ये वाटर प्यूरीफाई में जो क्लोरीन, क्योंकि हेलोजन क्या है, हेलोजन के अंदर क्या बताया मैंने, 3 चीज़ें,
आयोडीन्स, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो क्लोरीन की गोली हम लोग कुएं में डालते ताकि गंदा पानी साफ हो जाए, तो वो भी क्या हो रहा है, एक प्रकार का स्टेरिलाइजेशन हो रहा है, डिसइंफेक्शन ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसकी झिल्ली के बारे में आ गया, तो हेलोजन तो हो नहीं सकता, ठीक है। हैवी मेटल, अब मेटल से भाई सूक्ष्म झिल्ली की मेटल की तो कोई मतलब भारी मेटल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब भारी मेटल, आप सूक्ष्म जीव इतना छोटे हैं कि हमें वो नेक्ड आई से ही नहीं दिखाई देते, तो मेटल की तो ज़रूरत बात ही नहीं है, तो सी तो इसका ऐसे ही गलत आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई कोई लगा देते हैं भाई मेटल का यूज़ करके हम उस झिल्ली को कैसे नष्ट करेंगे, ठीक है। ये तो सोचने वाली बात है, तो इसका सी तो आंसर आने वाला नहीं है। हेलोजन भी अभी मैंने बताया कि हेलोजन क्या है, एक वाटर प्यूरीफाई टाइप का है, ठीक है। और ये उसकी झिल्लियों को नष्ट नहीं करता, तो नष्ट को कौन करता है, अब केटायंस, जो केटायंस होते हैं, ठीक है, वो बहुत डेंजरस होते हैं। तो केटायन डिटर्जेंट जो होता है वो हमारे जो सूक्ष्म झिल्ली को, ठीक है, सूक्ष्म जीवों की झिल्ली को नष्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड भी हमारा क्या है, एक डिसइंफेक्टेड ही है, लेकिन इसका झिल्ली को नष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक हो। तो ए इसका राइट आंसर। चलो एक और इजी क्वेश्चन आया है, थोड़ा टफ है पर इजी मानो कि हमारे सामने कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, सारी चीज़ों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें पूछ लिया है, ठीक है, कि द टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें जो ये जो चीज़ें होती है माइक्रोबायोलॉजी में, टाइमिंग की बहुत विशेषता होती है एक तो, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन टाइमिंग के ऊपर से ही आ जाते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें बहुत एक शब्द देते हैं, स्पेसिफिक टाइम, मॉडरेट टाइम, एटलीस्ट टाइम, कि बहुत टाइम का बहुत वैल्यू है माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। माइक्रो आप समझना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो टाइम के ऊपर से ही बनते, तो आप लोग ध्यान से देखना। द टाइम रिक्वायरमेंट टू किल 90% ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सैंपल एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर बोला है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि वो क्या चीज़ आएगी, ठीक है, किस कंडीशन को बोला गया है कि किस नमूने में, ठीक है, किस नमूने में 70%, देखो इसका हिंदी तो कहीं का कहीं जा रहा है, लेकिन हम इंग्लिश से ही देते हैं कि द टाइम रिक्वायरमेंट किल ऑफ 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंपल एट, मतलब किसी सैंपल को हम, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखते हैं, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन हिंदी इसका कहाँ से कहाँ जा रहा है, किसी नमूने में बोल दिया इसमें 90% सूक्ष्म जीवों को एक विशिष्ट तापमान पर नष्ट करने के लिए आवश्यक समय, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, तो समय बोल दिया तो कोई कोई तो इसको डायरेक्ट लगा देगा डेसिमल रिडक्शन टाइम, तो इसका ये गलत है, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम बोला। हाँ, अगर इसमें कुछ टाइम दे देता है 8 से 10 मिनट या 5 से 8 मिनट देता है, ठीक है, अगर एक समय देता है इसमें जो क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि 5 मिनट के अंदर अंदर 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सैंपल में से किल कर देता है, तो हमारा आंसर आता है ए। क्या आता है, उसको बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम, समझ रहे हो। बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, 90% बैक्टीरिया, ठीक है, 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस टेम्परेचर पे, मतलब वो क्या होता है, किल कर देते हैं। तो अगर उसमें यहाँ ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन को पूछेंगे, अगर इसमें टाइम मेंशन करेंगे, ऐसा स्पेसिफिक टाइम बोल दिया, तो इसका आंसर ए नहीं आने वाला है, और बी तो आएगा नहीं, थर्मल डेथ पॉइंट तो ये कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक टेम्परेचर में तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ना, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर में बैक्टीरिया ग्रो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम में बताया ना कि यूनिट और टाइमिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट बोल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें टाइम देखकर या समय देखकर आप इसमें टाइम ना लगा दे कि द रिक्वायरमेंट टाइम आ गया, इसमें भी टाइम लिखा है, इसमें भी टाइम लिखा होगा, तो ऐसा नहीं होता है, कोई तुक्का मारेगा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन डेसिमल रिडक्शन टाइम किसको बोलते हैं, इसमें डेसिमल मतलब एक डिसाइडेड टाइम होगा, क्वेश्चन में आंसर वो क्वेश्चन में टाइमिंग दिया होगा 5 मिनट या 8 मिनट, दो में से कोई, क्योंकि इसकी रीडिंग ही है, ठीक है। डेसिमल रिडक्शन का जो टाइम है हमारा 5 मिनट से 8 मिनट, ऐसा अगर क्वेश्चन में मेंशन होता तो अपना जो आपका आंसर होता है वो ए होता, लेकिन इसका ए आंसर नहीं होगा, थर्मल डेथ पॉइंट भी नहीं होगा। अब जो एफ वैल्यू और डी वैल्यू की बात आ रही है, ठीक है, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर जो आता है हमारा डी वैल्यू में आता है, ठीक है, किस में आता है, डी वैल्यू में। तो ये सारी चीज़ें जो डी वैल्यू होता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर में स्पेसिफिक टेम्परेचर में सैंपल में से 95% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। वो किस वैल्यू में आता है, वो डी वैल्यू होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से पढ़े उसको। और एफ वैल्यू क्या होता है, अगर कोई सैंपल के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, या दो आपस में सैंपल ही है मान लो, या बैक्टीरिया को काउंटिंग करना, तो देखो ऐसा समझेंगे हम कि जैसे पानी में हम लोग नमक घोल दिए, ठीक है, पानी में हम लोग नमक मिला दिए, तो उनका रेशो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमने एक मुट्ठी भर डाल दिया, ठीक है, एक मुट्ठी भर उसमें क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो हम कैसे पता करें कि कितना पानी था और कितना नमक था। तो उस चीज़ को देखने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो एफ वैल्यू होती है। क्या होती है, एफ वैल्यू, ठीक है। वो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो एफ वैल्यू। लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। थर्मल डेथ पॉइंट कन्फ्यूज़न करने के लिए है। हाँ, अगर इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे देता है, ठीक है, थर्मल डेथ पॉइंट भी आ सकता है, लेकिन थर्मल डेथ पॉइंट कब आएगा, जब उसमें टेम्परेचर कितना आएगा, 45 से ऊपर, क्योंकि उस कंडीशन को थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में हम लोग रखे थे ना, थर्मोफिलिक टाइम हो जाएगा वो। टाइम जरूर यहाँ टाइम मेंशन करेगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी क्वेश्चन को पढ़ना होगा। अगर इसमें 5 मिनट देगा तो डेसिमल रिडक्शन टाइम आ जाएगा। अगर टेम्परेचर इसमें 45 डिग्री से ज़्यादा भी दे दिया तो थर्मल डेथ पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि थर्मल डेथ पॉइंट मतलब कितना, 45 से ऊपर, उसमें बैक्टीरिया मरने लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, या वो 100 से ऊपर दे दिया, तो ऐसी चीज़ें हम मेंशन करेगा। एफ वैल्यू मैंने बता दिया कि अनुपात ज्ञात करने के लिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि वो आपके दिमाग तक जाए। लिख लो, डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या होता है। डेसिमल रिडक्शन टाइम, इसमें टाइमिंग दिया होगा, ठीक है, एक एक्यूरेट टाइम दिया होगा। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो सिंस और फॉर, ठीक है, तो करेक्ट नियमित समय और अनियमित समय के लिए हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर उसमें टाइमिंग दे दिया तो डेसिमल रिडक्शन टाइम आएगा, और उसमें अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, हाई टेम्परेचर दे दिया, लेकिन टेम्परेचर लिखा होगा यहाँ पर, तो इसका आंसर थर्मल डेथ पॉइंट आएगा। अगर किसी लिक्विड के अंदर भले बैक्टीरिया को या किसी और चीज़ों को भी काउंटिंग करना आता है, करने के लिए अगर बोला जाए, तो एफ वैल्यू आएगा। और डी वैल्यू का मतलब होता है, ठीक है, डी वैल्यू का मतलब मैंने बताया कि उसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, एक महत्वपूर्ण टेम्परेचर की बात हो रही है, विशिष्ट टेम्परेचर, तो वो डी वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा डी वैल्यू आएगा। ये लो देखो, और ये समय का ही खेल है, सभी को पता है कि इसका जो वो पॉस्चराइजेशन है, मिल्क इज पॉस्चराइज्ड इन बैच मेथड बाय कीपिंग एट लिस्ट मतलब कम से कम, देखो ये ध्यान, एट लिस्ट बोल रहा है, ठीक है, तो कम से कम बोल रहा है इसमें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भी ऐसा बोल सकता है, लेकिन यहाँ टाइम भी देख सकता है, ठीक है। कम से कम कितना रखना चाहिए, तो कम से कम लोग ये क्या रख देंगे, एटलीस्ट कीपिंग बोला है, तो एटलीस्ट कीपिंग कितना रखते हैं हम। अगर ऐसा हाई शब्द आता तो इसका कुछ अलग आंसर आता है, ठीक है। एक और हम आंसर ले आते हैं, तो आप लोग इसका आंसर करो कि इसका आंसर क्या आने वाला है, अब बताओ। सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन, और ये पॉस्चराइजेशन से क्वेश्चन पूछा है ऊपर, या तो ये जो टेम्परेचर और टाइमिंग ऊपर दे के पूछा गया कि ये कौन सा किसका आएगा, तो पॉस्चराइजेशन किस में आएगा। दोनों चीज़ें उल्टा पुल्टा करके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इससे पॉस्चराइजेशन में दोनों साल में आया है। 22 में भी इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, 23 में भी आया, और 25 में भी संभावित आने वाला है, ठीक है। पॉस्चराइजेशन को अच्छे से पढ़ो। मिल्क पॉस्चराइजेशन पूछा गया है, कौन सी विधि है ये भी पूछ सकता है, ये कि पहले तो ये बताओ कि मिल्क पॉस्चराइजेशन किस स्टेलाइजेशन में आएगा, सभी लोग ज़रूर बताएं। ये मैंने पढ़ाया है, इसका जो स्टेलाइजेशन का लेक्चर डाला है वो देख के आप देख सकते हो कि जो मिल्क पॉस्चराइजेशन, देखिए हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं, स्टेलाइजेशन 2 प्रकार का है, केमिकल और फिजिकल। फिजिकल को फिर 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया गया, ड्राई, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। फिर जो ड्राई हीट है, ठीक है, हीट को ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में, तो ड्राई हीट में क्या क्या सारी चीज़ें पढ़े थे हम लोग। ड्राई हीट में हम लोग 3 चीज़ें पढ़े थी, क्या क्या, रेड हीट, फ्लेमिंग और सॉरी 4 चीज़ें पढ़ी थी, रेड हीट, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन और इंसरेशन, ये ड्राई हीट में आएंगे। और मॉइस्ट हीट में क्या चीज़ पड़ी थी, 800 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 800 डिग्री सेल्सियस,
बिलो 100 डिग्री सेल्सियस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने, पॉस्चराइजेशन। तो ये किसके अंतर्गत हुआ पॉस्चराइजेशन, ये मोइस्ट हीट है, ठीक है, मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के अंतर्गत आता है पॉस्चराइजेशन। तो इस लेवल का पढ़े, ये तो बेसिक नॉलेज है, बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज है, तो आप इसका ज़रूर पढ़े सुपरफिशियल नॉलेज कि जो मोइस्ट पॉस्चराइजेशन है ये मोइस्ट हीट के अंतर्गत आता है। तो इस और ये कितना आता है, ये सॉरी ये किस में आता है, ये हमारा बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। अब बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसके हिसाब से ये सारे बिलो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसमें मेन क्या है हमारा टाइम, कि दूध बेच को विधि में पास्चुरेशन किया जाता है कितना, एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सभी लोगों ने राइट आंसर किया होगा। मैं सबके आंसर चेक करूँगा, सबके कमेंट्स में ज़रूर देखता हूँ कि कौन कितना आंसर करता है। सिर्फ इसमें दो, जैसे कि कोई 3-4 बच्चे ही कर रहे हैं। आरिफ भाई साहब, मंसूरी जी रिप्लाई करते हैं, करण भाई साहब रिप्लाई करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर रिप्लाई करें, सभी लोग, क्या क्या इन्हीं लोग को थोड़ी पास होना है, सभी को पास होना है। सीट बहुत सारी है, सारी की सारी सीटें अपन अपने बेच का आना चाहिए, ठीक है, अपने बेच से सब सारी सीटें आना चाहिए, एटलीस्ट तो आना चाहिए जो पढ़ रहे बेचारे। तो चलो इसका आंसर सभी ने आई होप कर दिया होगा, सही आंसर किया होगा। तो देखो अब इसको कैसे समझेंगे हम, एटलीस्ट बोल दिया मतलब कम से कम, तो इसमें डायरेक्ट सेकेंड में मत आ जाना। सेकेंड में कब आता है, एटलीस्ट की जगह एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। बाकी सेकेंड इसका आंसर गलत है, सभी लोगों ने एटलीस्ट बोल दिया, कम से कम बोल दिया। तो या कम से कम लिख, इसका मतलब सेकेंड में नहीं डालना है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम ज़रूर होता है, लेकिन जो सेकेंड आता है वो हाई में आता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर, कीपिंग एट हाई टेम्परेचर आता, तो इसका आंसर बी आता है। अगर जिसने बी किया है वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर बी भी हो सकता था, लेकिन कब, यहाँ एटलीस्ट की जगह अगर हाई डालता है तो हाई में क्या वो जल्दी पॉस्चराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी पॉस्चराइज हो जाएगा वो, ठीक है। अगर हम मिल्क पॉस्चराइजेशन 60 सेकेंड्स के लिए रखेंगे, कितने, तो टेम्परेचर कितना होगा वो 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट की जगह वो क्या आता हमारा हाई लिखा शब्द आता है, तब जाके हमारा 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 सेकेंड्स, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 सेकेंड्स, ठीक। तो इसका आंसर आता है, लेकिन यहाँ एटलीस्ट पूछा है, तो आप तो सभी का आंसर सही आना चाहिए। जो सबसे जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ थी वो मैंने हटा दी है, ठीक है। मिल्क को कम से कम 30 सेकेंड तो हम लोग रखते ही हैं, ठीक है। अब 30 सेकेंड है, इसमें भी कन्फ्यूज़न है, ए वाला हो सकता है, सी वाला हो सकता है। लगाओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा, डबल से लगाओ, ए होगा या सी होगा, ठीक है। डी तो हट ही गया, मैंने बोल दिया कम से कम 30 मिनट तो रखना चाहिए। अब लगाओ, अब इसका आंसर क्या होने वाला है, डी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, डी तो मैंने हटा दिया, बी और डी सभी हटा दिया। अब ए और सी में कन्फ्यूटेशन होगा, तो ए और सी लगाओ, ए और सी में क्या आएगा, ठीक। देखो समझदार होगा तो वो तो ऐसे ही सी को हटा देगा, सी को कैसे हटा देगा, जैसे मैंने बता दिया कि हाई टेम्परेचर कितना होगा 72। अब 72 में हम सिर्फ 60 सेकंड कर रहे हैं भाई साहब, तो 73 सेकंड में 30 मिनट तक क्यों रखेंगे, ठीक है। तो हम वो 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, ए इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप अगर जिन्होंने ए किया होगा तो वो सही है और वो सही दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हम सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, और बाकी भी आंसर करें, ठीक है। हम उन्हीं बच्चों को ध्यान देंगे जो कमेंट्स करेंगे, क्योंकि हम सबसे, हमारा एक खासियत कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैं जब लेक्चर लेता हूँ ना, तो जो बच्चे पीछे बैठे रहते हैं मैं सबसे ज़्यादा आंसर उनसे ही करता हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि पीछे कौन देखेगा, आगे वाले से ही सबसे ज़्यादा पूछेगा। लेकिन मेरी क्लास में क्या होता है, मैं सबसे पीछे वाले बच्चों से पूछता हूँ, ठीक है। इसलिए बच्चे मेरी क्लास में अधिकतर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पीछे भी बैठते हैं, लेकिन मैं कभी कभी कहीं से भी पूछने लग जाता हूँ, ठीक। तो इसका आंसर सभी ने सही किया होगा, ए किया होगा 63 4 डिग्री सेल्सियस, 30 मिनट,
ठीक है, तो इसका ये आंसर आएगा। मैंने दोनों तरीके से अगली बार हाई करके पूछ लिया तो 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 सेकेंड्स लगाना। ठीक है, तो कॉपी में नोट करते चलो। चलो अब इसका आंसर दो फटाफट, ये भी उससे रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये लो, इसका तो आ ही गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट किल इंडोस्पोर्स। जो इंडोस्पोर्स होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं भाई साहब, ठीक है, ये बहुत जल्दी मरते नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इंडोस्पोर्स को नहीं मारता है? ठीक है, ऑटोक्लेव, क्या ऑटोक्लेव इंडोस्कोप को मारेगा? इंसुलेशन मारेगा, या हॉट एयर स्टेलाइजेशन मार देगा, या पोस्चुलाइजेशन? ठीक है, तो ये नहीं मारता है पूछना है। हॉट एयर ओवन के उसका टेम्परेचर सब लोग अच्छे से याद कर ले। ठीक है, सारे के सारे बच्चे हॉट एयर का जो टेम्परेचर होगा, होल्डिंग टाइम, इसका टाइम ज़रूर याद रखें सभी के सभी। ठीक है, लगभग इसको कितना रखते हैं, ये मैंने सारी चीज़ें बताई गई है। स्टेलाइजेशन का लेक्चर सभी लोग देखें। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 होता है, वो कितने समय के लिए रखें वो भी कमेंट्स में जल्दी करो कि इसका जो होल्डिंग टाइम होता है कितना होता है। टेम्परेचर मैंने बता दिया, अगर इसको 121 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, सॉरी 101, हाँ, तो कितने टाइम पे रखेंगे? इसका जो टाइम वो टेम्परेचर ही होता है 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हॉट एयर ओवन का होता है 160। सभी इसका होल्डिंग पॉइंट बताओ, इसका होल्डिंग पॉइंट क्या होता है। इतने ये तो बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज है इसका। और ये ऑटोक्लेव का टाइम आगे पीछे करके भी दे सकते हैं, एक्यूरेट टाइम नहीं देते हैं अभी। ये ज़माना गया हो कि डायरेक्ट ऑटोक्लेव का टेम्परेचर बताओ, हॉट एयर का टेम्परेचर बताओ, ये इतना ईजी नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर होगा आगे पीछे, देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, इतना तो ध्यान रख लो। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा समय घट जाएगा, हम ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो वो जल्दी स्टेलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑटोक्लेव क्या होगा, वो भी इंडोस्पोर को ख़त्म कर देगा क्योंकि ऑटोक्लेव है। और बेस्ट स्टेलाइजेशन प्रोसीजर भी ऑटोक्लेव को ही कहते हैं। स्टीम, इसका ऐसा पूछते हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चन बना था 2023 में। ठीक है, कि बेस्ट स्टेलाइजेशन इन मेडिकल ऑफिस, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर था क्या था, इस ऑटोक्लेव। और इसका जो अदर्स ने वो स्टीम्स, ठीक है, स्टीम स्टेलाइजेशन या स्टीम प्रोसीजर ऐसा दे सकता है। ठीक है, तो ऑटोक्लेव तो इंडोस्पोर्स को ख़त्म ही कर देगा, किल कर देगा, लेकिन वो नहीं पूछा है। अधिकतर इसमें इंसिनेशन लगा के आ जाते हैं कि इंसिनेशन में तो कुछ भी डाल दो ख़त्म, या हॉट ओवन लगा देंगे, लेकिन ये तो करता है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर तो देख ही लिए होंगे कि क्या आया था इसका आंसर। ठीक है, ऑटोक्लेव कहाँ यूज़ होता है, ये भी देखो, ये बेसिक नॉलेज तो आपको पता होना ही चाहिए। और जिन बच्चों ने अगर इसको जानते हो कि ऑटोक्लेव, इंसिनेशन, हॉट एयर ओवन और पॉस्चराइजेशन क्या चीज़ें, तो हमारा स्टेलाइजेशन का लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें पूरी तरीके से एक छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, हालांकि ऑटोक्लेव के ऊपर से क्वेश्चन बन ही रहे हैं, इसीलिए हम ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। ठीक, तो सभी ऑटोक्लेव का मैंने बताया, टेम्परेचर 121, उसका होल्डिंग टाइम बताओ और डैश करके। और जो बच्चा आंसर करते हैं जैसे कि 23 का ए बी ऐसे करके आंसर करे, ताकि हमें उसको फिर एनालाइज करना, जब मैं कमेंट्स देखूँ सबके तो उसको अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से आंसर करें। इंसिनरेशन का कोई यूज़ करें और इसका टेम्परेचर बताए कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। इंसिनरेशन का, इंसिनरेशन ये बॉडी सब को जलाने तक का काम करता है। ठीक है, जो मर्क्यूरी होती है पोस्टमार्टम में एक इंसिनरेशन लगा होता है और ये बॉडी तक को जला देता है। तो बताओ इसका टेम्परेचर कितना होगा, सभी लोग कमेंट्स करो। और जितना भी हमारा BMW, ठीक है, घूमने वाली गाड़ी नहीं, BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से जितना भी जो वेस्ट निकलता है वो सब इंसिनरेशन में जला दिया जाता है। बताओ, आप बताओ, ये दो यूज़ मैंने बता दिए। जितने भी रिसाइकल जो ऐसी चीज़ें हैं जो BMW से निकलती है, बायोमेडिकल वेस्ट से निकलती है, वो सब हम इंसिनरेशन में स्टेलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब तो इसका टेम्परेचर सभी लोग सही करेंगे, क्या आने वाला है इसका आंसर। और हॉट एयर ओवन कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, जो इंसिनरेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 3000 से 10,000 तक होता है। सब लोग नोट करेंगे अच्छे से, 3000 से 10,000। ठीक है, हॉट एयर इंस्टॉलेशन का टेम्परेचर कितना बताया अभी मैंने, 160 डिग्री सेल्सियस। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए रखते हैं, फिर वहाँ से फिर नीचे कम कर दो। ठीक है,
अगर 160 को 2 घंटे के लिए रखेंगे, ठीक है, तो अगर 7 मिनट के लिए आ गया, ठीक है, 1 घंटे तक तो रखना ही रखना है, क्योंकि अभी देखो जो बुक जो एग्ज़ाम में पूछे क्वेश्चन आ रहे हैं वो 1 घंटे के ऊपर से आ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन बना था कि हॉट एयर ओवन को का टेम्परेचर कितना होगा, 7.5 मिनट। हॉट एयर ओवन में हम कुछ चीज़ें स्टेलाइज कर रहे हैं, वो भी कितने समय के लिए, 7.5 मिनट के लिए रख रहे हैं। तो कितना टेम्परेचर रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है। तो अब सपोज कर लो 1 घंटे में कितना है, 160, तो आधे घंटे 30 मिनट में 160 का जस्ट आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। और उसको आधा करो तो फिर 10 पॉइंट इधर कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, लगभग एटलीस्ट साइड 60 डिग्री सेल्सियस तक, 70-60, ठीक है, 60, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, उसका बढ़ाएंगे, 60 का आधा नहीं करेंगे, 60 में हम जोड़ते जाएंगे, समय कम होगा, ठीक है। जैसे अगर 30 मिनट होगा तो उसका क्या होगा, 180 हो जाएगा। सॉरी ये इसका मैं उल्टा बता रहा था, ठीक है। ऐसे हमें भी कन्फ्यूज़न हो जाती है, दिन भर हम लोग भी MCQs बनाने में लगे रहते हैं ना, तो दिमाग कहाँ से कहाँ चले जाता है, ठीक है। ऐसा होगा, जैसे समय तो वहाँ समय कम पूछा है ना, 7.5 मिनट पूछा है, और इधर क्या पूछ लिया, जो टेम्परेचर को कितना पूछ लिया, जो हॉट एयर का जो टेम्परेचर कितना होता है, 160 मिनट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 60 से 70 करते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा, मतलब 1 घंटे से 30 मिनट में बदल जाएगा, ठीक है। कितना, और 80 करेंगे तो 30 से कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। और 90 कर देंगे तो वो कितने में हो जाएगा, 7.5 मिनट में स्टेरिलाइज कर देगा। हाँ, और शायद यही आंसर था उसका, 90 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। अगर 90 हॉट एयर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस कर दे तो वो 7.5 मिनट में सारी चीज़ों को स्टेरिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हॉट एयर ओवन में कि जैसे जो बोरोसिलिकेट के जो ग्लासवेयर बने होते हैं उस वही स्टेरिलाइज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ऐसी चीज़ें दे देते हैं, पीपेट्स दे देते हैं, कभी कभी बीकर दे देते हैं। तो इनमें से कौन सा हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइज नहीं हो सकता है, तो कुछ वो प्लास्टिक का नाम दे देगा या कुछ इक्विपमेंट का नाम दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप तैयार रहें। और पोस्चराइजेशन तो आप देखते हो, जो इसका राइट आंसर है वो पोस्चराइजेशन आएगा, ठीक है। बाकी ऑटोक्लेव में तो इंडोस्कोप को ख़त्म कर देगा। भाई कितना इसका टेम्परेचर कितना है, 160 डिग्री, सॉरी 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इंसुलेशन का टेम्परेचर मैंने बताया 3000 से 10,000 तक हो सकता है इसका। हॉट एयर ओवन का 60 डिग्री सेल्सियस से, और इसके भी पूछते हैं तो जो इसका जो हॉट एयर ओवन का जो टेम्परेचर होगा वो 140 से लेकर 190 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रेंज में भी याद कर ले आप। और पॉस्चराइजेशन क्या होता है, ये कितने, अभी हमने बताया कि जो पॉस्चराइजेशन टाइम कितना होता है, ये 63 to 72, ठीक है। ये लेस देन 100, ये 100 से कम ही होगा, क्योंकि 100 क्या है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और ज़रूर याद रखें। तो पॉस्चराइजेशन क्या होता है, एक हल्का सा उसमें, और पॉस्चराइजेशन क्यों करते हैं, हाँ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पॉस्चराइजेशन क्यों करते, तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहेबिटेट करने के लिए, वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, वो सिर्फ इनहेबिटेट कर देते हैं, ठीक है। पॉस्चराइजेशन, हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे आप सपोज करो, जैसे हम दूध लेके आते दुकान से, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं और रख देते हैं, लेकिन हम कभी कभी उसको ज़्यादा समय तक इसको गर्म वो ऐसे रख दिए तो वापस से वो दूध ख़राब हो जाता है। अब दूध में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जिसके कारण पूरा दूध खराब हो जाता है। और उसमें क्या है, लैक्टिक एसिड भी होता है, जिसके कारण वो दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। कभी कभी लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। और उसमें बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें लैक्टोबैसिलस होगा, इसके कारण दूध खराब हो जाता है जब दुकान से लाते हैं। तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है हमारी दूध से कि वो दुकान में तो सही रहता है और हमारे यहाँ क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वो लैक्टोबैसिलस के कारण, अब उसमें हम सोचेंगे कि यार हमने तो एक बार गर्म करके उसको मार दिया, लेकिन वो वापस से क्या हो गया, वापस से हमारा दूध खराब क्यों हो गया, तो वो रीज़न यही है। पॉस्चराइजेशन में सिर्फ बैक्टीरिया क्या होगा, इनहिबिटेड होंगे, ठीक है, उनकी ग्रोथ रुकी रहेगी, वो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन है ज़रूर उस मिल्क में। अगर हम ज़्यादा देर तक उसको और इन्वायरमेंट में रखेंगे तो जो लैक्टोबैसिलस क्या होगा, वो वापस से ग्रो करने लगता है और हमारा मिल्क ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझे पॉस्चराइजेशन को। तो देखो आप
जो टॉपिक समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आ जाएगी तो आप समझ लोगे। अब आप बोल सकते कि अब उसमें बैक्टीरिया ही नहीं मर रहे तो एंडोस्पर्म में कितनी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा डी राइट आंसर होने वाला है। 24 वाला आंसर देखो और इसका आंसर सब लोग उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कमेंट सब लोग कर दिया करो। कितना टाइम लगता है इसमें? बैक्टीरियल सीडिल कंसंट्रेशन ऑफ फिनोल। ठीक हो, अब देखो यहाँ क्वेश्चन दे दिया बैक्टीरियल सीडिल, तो बैक्टीरियल सीडिल का मतलब होता है बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है, जीवाणु नाशक, नाशक का मतलब पूरी तरह से किल हो रहा है। लेकिन अगर सीडिल की जगह स्टेटिस आ गया, ठीक है, स्टेडाइल आ गया, तो स्टेडाइल का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना। लेकिन अगर सीडिल की बात आ जाएगी तो उसको पूरी तरीके से किल करना है। इसलिए पहले हम क्वेश्चन को समझ जाओ। यहाँ पर पूरी तरह से बैक्टीरिया किल हो रहे, बैक्टीरियल सीडाइल बोल रहा है, मतलब बैक्टीरिया पूरी तरह से मर रहे। अगर यहाँ पर बैक्टीरियल स्टेडाइल आ जाता है तो वो बैक्टीरिया की सिर्फ ग्रोथ को रुक रही है, बैक्टीरिया किल नहीं हो रहे। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ अच्छे से उसको पढ़ना है। यहाँ क्या बोले, बैक्टीरियल सीडिल मतलब बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर रहा है। तो जो फिनोल का कंसंट्रेशन कितना होगा, सिंपल सा पूछा गया, क्वेश्चन छोटा है, आते हैं क्वेश्चन कभी कभी, लेकिन वो क्या हो जाता है कभी कभी इसमें हमें कन्फ्यूज़न के कारण वो हम उसको गलत करके आते हैं। तो ये इसका सिंपल फंडा बताने वाला हूँ मैं। जैसे फिनोल का यूज़ कहाँ करेंगे हम, बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, लेकिन इसका कहाँ यूज़ करेंगे हम, पोछा लगाने के लिए ऑलमोस्ट यूज़ करते। जो पोछा लगाने का मतलब जो हॉस्पिटल है उसमें हम पोछा लगाते हैं, उसमें फिनोल का यूज़ करते हैं अधिकतर। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर फिनोल नहीं होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, हाइपोक्लोराइड मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका परसेंटेज कितना होता है, वो भी 1% होता है। हाइपोक्लोराइड कितना होता है, 1% होता है। लेकिन हाइपोक्लोराइड का किसकी जगह यूज़ कर रहे हैं हम लोग, फिनोल की जगह। तो यहाँ पर भी जो फिनोल का जो परसेंटेज कितना होने वाला है। ठीक है, अगर सभी बच्चों ने अगर डी आंसर किया होगा तो इसका आंसर 1 सही है। ठीक है, क्योंकि हम इस तरीके से समझेंगे ना भाई, पोछा लगाने के लिए हम हाइपो का यूज़ कितना कर रहे हैं हम लोग, उनमें 1% कर रहे हैं। कितना, 1%। तो फिनोल का यूज़ भी कितना होगा उसमें, वही चीज़ के लिए तो कर रहे हैं, इसलिए उसकी उसी हिसाब से आप इसका भी डी आंसर राइट है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सभी लोगों ने देख लिया, डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, हो गया। तो एक भाई किसी भी चीज़ों को अगर दिमाग से लेके चलो, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना, अगर फिनोल नहीं है ना तो वो ब्लीचिंग पाउडर को घोल बना के वो लगा दो पोछा। ठीक है, जो प्रैक्टिकली होंगे, जो काम कर रहे होंगे, उनको तो पता ही होगा वो कैसे उसका डाइल्यूशन बनाते हैं, वो भी पता होगा, क्योंकि डाइल्यूशन के ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखें। ठीक है, अब 1% जैसे हम मार्केट से लेके आए 25% हाइपोक्लोराइड, लेकिन उनको हमें 1% में यूज़ करना है। ठीक है, एक ही परसेंट यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 99% पानी ले लेते और उसमें 1 ml, ठीक है, 99 ml हम लोग क्या ले लेंगे, वाटर, एंड 1 ml क्या डाल देंगे उसमें, हाइपो। ठीक है, तो वो बन गया हमारा 100 ml, 100% बन गया। परसेंट की बात करेंगे तो वो 100% बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो, क्योंकि हाइपोक्लोराइड का जो मार्केट में आता है वो 25% लगभग आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझे और टिक करें। तो इसका जो राइट आंसर तो आपने देख ही लिया, तो सभी आंसर करते जाओ। चलो, एक और स्टेलाइजेशन के ऊपर से एक और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर कौन कौन सही करेगा, हम देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे सही करते हैं। मीडिया कंटेन स्पोर्स एंड थर्मोस्टेबल कंस्टिट्यूट आर स्टेरलाइज बाय। जीवाणु और थर्मोस्टेबल घटकों वाले मीडिया को किसके द्वारा निष्क्रिय किया जाता है, पास्चुराइजेशन, यूवी रेज, ठीक है, और ड्राई हीट, और या टेंडलाइजेशन। ठीक है, स्पोर्स आ गया, वो इंडोस्पोर्स की बात आ गई। ऊपर जस्ट हमने क्वेश्चन देखा, अगर किसी ने अगर दिमाग लगाया होगा तो इसका आंसर राइट कर देगा। फटाफट करो, इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो ठीक है, तो इसका आंसर हम एक तो कम कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, पॉस्चराइजेशन नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, पॉस्चराइजेशन इसका आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉस्चराइजेशन
अभी हमने बताया था कि वो इंडो स्पोर्स को नहीं मारेगा, तो वो वही चीज़ें स्पोर्ट्स की जगह इंडो लगा दिया उसने, है तो वो स्पोर्ट्स ही, तो ए तो इसका आंसर नहीं आने वाला है। बाकी और दिमाग लगाओ। यूवी रेस क्या चीज़ है? अल्ट्रा वायलेट किरण, क्या इससे कर सकते हैं? ठीक है, तो यूवी रेस से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो वही है यूवी रेस किरणें। कहाँ यूज़ किया जा सकता है, किस चीज़ को के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो सभी को पता है, पढ़े भी है। जैसे हाई लेवल की जो इंडस्ट्रियल है, ठीक है, उस पूरे एरिया को हम स्टेलाइज करने होंगे तो वहाँ तो इतने सारे फिनोल या हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। और ना ही वहाँ पर फ्यूमिगेशन कर सकते। फ्यूमिगेशन वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर बंद माहौल हो, ठीक है, पूरी तरीके से एक क्या क्लोज एरिया हो, उस कंडीशन में तो हम लोग फ्यूमिगेशन कर लेंगे। लेकिन जो इंडस्ट्रियल होती है उसमें पूरा क्लोज एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो उस ऐसी जगह हम लोग किसका यूज़ करते हैं? यूवी रेस का, ठीक है। पूरी उसमें एक पूरा जो गोदाम बने होता है उसमें यूवी रेस को इंसर्ट करके सभी कर्मचारी को बाहर निकाल दिया जाता है, और उसमें क्या करते हैं, यूवी रेस को इंसर्ट करते पूरे उसमें जो बना होता है गोदाम, और वो पूरा गोदाम क्या हो जाता है, स्टेरलाइज हो जाता है, ठीक है। तो यूवी रेस का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बात हो गई, मीडिया कंटेंट स्पोर्ट्स, ठीक है। अब स्पोर्ट्स बोल दिए कि तो भाई वहाँ पर स्पोर्ट्स की को स्टेरलाइज करने की यहाँ तक छोटे लेवल का बोला गया है, ठीक है। तो बी भी उसका गलत आंसर है। बाकी ड्राई हीट की बात करेंगे तो ड्राई हीट का यूज़ कहाँ किया जाता है? हॉट एयर ओवन, अभी हमने बताया कि ड्राई हीट में क्या क्या चीज़ें आती है, रेड हीट, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन और इंसिनरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। अब अब रेड हीट में हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें भी मैंने बताई स्टेलाइजेशन वाले में, कि जो रेड हीट होता है वो जिसे फ्लो निकलता है, तो उसके फ्लो उसमें हमें दो कलर तो मोस्टली देखने को मिलते हैं, हालांकि उसमें पूरे 7 रंग होते हैं, लेकिन हमें विजिबल उसमें 3 to 4 कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। जो फ्लो निकलती है उसमें हमें कम से कम 3 से 4 कलर विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम उसको देखते हैं फ्लो को, तो 3 से 4 कलर तो हमको दिख ही जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो कलर होते हैं वो ब्लू कलर दिखाई देता है और हमें रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है, येलो रेड कलर का दिखाई देता है। जो रेड वाला पोर्शन है उसी को हम लोग बोलेंगे रेड हीट। तो रेड हीट कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जैसा कोई सीरिंज को स्टेलाइज करना हो, या नाइक्रोम जैसे कल्चर को पुटिंग करने के लिए, ठीक है, सैंपल में जो नाइक्रोम वायर लूप का यूज़ किया जाता है वो ड्राई हीट में हम लोग करते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से उसको रेड करते हैं और फिर उसको थोड़ा कूल होने देते हैं, और फिर सैंपल को उसको इनोकुलेशन करवाते हैं, पेट्री डिश में हम उसको स्ट्रिचिंग करते हैं, तो ये राइड हीट में होती है, ठीक है, सॉरी ड्राई हीट में, ठीक है। तो इसका ये भी आंसर गलत है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा बी, सॉरी इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा बी, यूवी रेज। हाँ, यूवी रेज इसका आएगा, क्योंकि हमें मैंने बताया कि उसमें क्या होगा, थर्मोस्टेबल घटक भी बोला गया, सही है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो यूवी रेज आएगा, क्योंकि जो हाँ जो यूवी रेज क्या होगी, बहुत ही घातक होगी। पॉस्चराइजेशन में तो इसका होगा नहीं, मैं ड्राई हीट का इसको नेगेटिव बता रहा था इसमें, सॉरी, ठीक है, बाय मिस्टेक, क्योंकि टेंडलाइजेशन में तो होगा नहीं, इसका आएगा रेडिएशन में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो रेडिएशन इतनी घातक किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है, तो वो यूवी रेज उसको किल कर देती है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी हम अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके से भी उसको कोरिलेट कर सकते हो कि जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो ना तो इस स्टेबल को छोड़ेगी, वो ना इंसानों को भी नहीं छोड़ेगी, ठीक है, वो सबको ख़त्म कर देगी, बहुत ही डेंजरस होती है, ठीक है। वो तो हमारी जो ओजोन परत है वो हमें बचा के रखी, नहीं तो जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें वो हमें तहस नहस कर दें, ठीक है, जैसे कैंसर जैसे बीमारी होती हैं, ठीक है। तो वो उसके कारण हमारे वो ओजोन परत के कारण ही हम लोग बचे हुए हैं, नहीं तो ये हमें डिस्ट्रॉय कर जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम और लेके आ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज चला रही है, तो उसमें अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ लेके आ रहे हैं, और वो तभी संभव है तब आप हमें फुल सपोर्ट करो। तो जिन बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं ले रहे हम, बस हम ये चाहते कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है, और कमेंट्स और लाइक कर दिया करें तो हमें और मोटिवेशन मिल जाता है, और हमें जो आपके कमेंट्स और लाइक है हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है।
तो ये एक प्रकार की हमारे लिए एक एनर्जी है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही ले, ठीक है। कितना आपका एक थोड़ा सा कीमती समय मांग रहे हैं, हम तो आपके लिए दिन रात मेहनत कर ही रहे, लेकिन आप भी थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट वाइज सीरीज चला